vakit tamam. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आगाज़ किस्त में एक माल गाड़ी दिखाई जाती है जिसको चादर से ढका गया होता है। इसी दौरान कुंदुगदू, तुर्गुत और सिपाही वहां पहुंचते हैं। कुंदुगदू झाड़ियों में बैठ के कहते हैं कि वो वहां है, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। तुर्गुत कहते हैं कि मैंने एहतियाती इकदामात कर लिए हैं कुंदुगदू साहब, इंशाअल्लाह परेशानी नहीं होगी। उस माल गाड़ी के साथ कुछ अजनबी लोग खड़े होते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं मुलाकात की जगह यही है, क्या तुमने एहतियाती इकदामात कर लिए? दूसरा कहता है कि फिक्र ना करो, हमारे आदमियों ने पहले आकर जायजा ले लिया है। वो ये समझेंगे कि हम बरके खान के आदमी हैं, हम आखिरी वक्त तक कुछ नहीं करेंगे, फिर हम सबको मार देंगे और कुंदुगदू को भी पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ से कुंदुगदू भी कहते हैं कि चलो बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल को अपने सिपाहियों के साथ जंगल से तेजी से घोड़े दौड़ाते दिखाया जाता है। ये तमाम मंजर अरेको बुका ऊपर से देख रहा होता है। वो अर्तुगरुल को गुजरते हुए देख के मुस्कुराता है। उनके जाने के बाद अरेको बुका कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, क्या तुमने कर दिया तामगो? तामगो कहता है कि कर दिया, सब कुछ तैयार है। अरेको बुका कहता है चलो इस दफा अर्तुगरुल का शिकार करते हैं। दूसरी तरफ कुंदुगदू और तुर्गुत माल गाड़ी की जानिब बढ़ते हैं। अरेको बुका के आदमी उन्हें आता देख लेते हैं। इसके बाद कुंदुगदू वहाँ आके उनको सलाम करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कहाँ से सामान ला रहे हो? अरेको बुका का आदमी कहता है कि समंदर की साइड से आ रहे हैं। इसके बाद कुंदुगदू और वो दूसरा आदमी एक दूसरे को मोहर दिखाते हैं। कुंदुगदू कहते हैं सिपाहियों, हम संदूक ले लेंगे। कुंदुगदू के आदमी जैसे ही संदूक उठाने के लिए माल गाड़ी से कपड़ा हटाते हैं तो उसके अंदर से अरेको बुका के आदमी निकलते हैं और वो कुंदुगदू और सिपाहियों पर धावा बोल देते हैं। अरेको बुका के आदमी कहते हैं कि तुमने सोचा कि सोना लेकर चले जाओगे, हम संदूक के साथ तुम्हारे सर बरके खान को भेजेंगे। कुंदुगदू कहते हैं चलो देखते हैं कि कौन किसका सर काटता है। इसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों के रास्ते में दरख्तों को काट के रास्ता बंद कर दिया जाता है। अब्दुल रहमान कहता है कि कोई तूफान तो नहीं आया हजूर, ये दरख्त कैसे गिर गया? अर्तुगरुल कहते हैं ये अरेको बुका की साजिश है।
इतने में अरेको बुका के आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो अर्तुगरुल और सिपाहियों को घेर लेते हैं। उनके पीछे अरेको बुका भी होता है। अरेको बुका कहता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इस जमीन पर सुकून से नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक डरावना ख्वाब बन जाऊंगा। अर्तुगरुल कहते हैं, शायद तुम समझ नहीं सके, तुम मुझे काबू नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें अपनी तलवार से समझाता हूँ, जैसा कि मैंने आलंचक को समझाया था। तुम्हें क्या लगा कि मुझे मालूम नहीं होगा कि तुम जाल बिछाओगे अरेको बुका, लेकिन असल में तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। ये सुन के अरेको बुका का मुंह बन जाता है। इतने में दूसरी तरफ से अर्तुगरुल के सिपाही भी पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। अरेको बुका खुद को फंसा हुआ देख के कहता है कि लानत हो सब पर। दूसरी तरफ तुर्गुत, कुंदुगदू और सिपाही भी लड़ने में मसरूफ होते हैं। दोनों तरफ से अरेको बुका का जाल नाकाम होता है। तुर्गुत सबको चुन चुन के काट देता है और बिल आखिर तुर्गुत, कुंदुगदू और गुनगुत की जीत हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही जवामर्दी से अरेको बुका के सिपाहियों का मुकाबला करते हैं, जबकि अरेको बुका तमाशा देखता रहता है। अरेको बुका कहता है, यहीं रुक जाओ अर्तुगरुल, ये रास्ता तुम्हारे लिए जहन्नम होगा, तुम मेरा सबसे बड़ा जाल देखोगे। इसके बाद अरेको बुका वहाँ से गीदड़ की तरह भाग जाता है। अर्तुगरुल उस पर शेर की नजर डालते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अर्तुगरुल मुसलसल अरेको बुका का पीछा कर रहे होते हैं, जबकि लड़ाई अभी वहीं जारी होती है। इसके बाद उमरुलू कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ इलबिल्गे खातून ने सरदारों का जिरगा बुलाया होता है। इलबिल्गे कहती है कि मैं अपने सरदार आला अर्तुगरुल साहब के हुक्म के मुताबिक उमर कबीले के सरदार की नशिस्त पर खड़ी हूँ। अब असल सरदार चुनने का वक्त आ गया है। सरदारी के लिए कौन कौन उम्मीदवार है? इसके बाद दो सरदार हाथ खड़ा करके कहते हैं कि हम सरदारी के उम्मीदवार हैं। इलबिल्गे कहती है कि उम्मीदवार दो हैं। निगरान सरदार होने की हैसियत से मैं आप सरदारान से सवाल करती हूँ कि आप ये सरदारी क्यों चाहते हैं? इलबिल्गे का सरदार कहता है कि हमने अपने सरदार को खोकर सबक हासिल किया, मैं ये गलती दोबारा होने से रोकूंगा और सरदार आला अर्तुगरुल साहब के साथ मिलकर काम करूंगा, मुझे और कुछ नहीं कहना। इसके बाद सिरमा खातून का मुंतखब करदा सरदार बात करता है और कहता है, हमारी रिवायात बहुत अहम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ फैसले ही काफी हैं। मैं अपने लोगों के लिए फायदा, जानवरों के लिए चारा और फसलों के लिए जमीन चाहता हूँ। मुख्तसर ये कि मैं सरदारी उमर कबीले के मफाद के लिए करूंगा, मुझे और कुछ नहीं कहना। इलबिल्गे कहती है कि हर कोई जो चाहता है वो कहता है कि और सरदार फैसला करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सरदारी मफाद के लिए नहीं की जाती, बल्कि इंसाफ फराहम करने के लिए। असल हदफ रिवायात की पासदारी है। मैं बताल साहब से मुत्तफिक हूँ, आखिरी फैसला आप तमाम सरदारों का होगा। मंजर पलटता है और कुंदुगदू कहते हैं कि सिपाहियों देखो, कोई और मसला ना हो। सिपाही मालगाड़ी को टटोलते हैं और तमाम संदूकों को देखते हैं तो वो खाली होते हैं। कुंदुगदू कहते हैं, ये तो जाहिर था कि अरेको बुका सोना ले लेगा। तुर्गुत कहते हैं कि अरेको बुका के पास सोना है, अगर हम अरेको बुका से सोना वापस न हासिल कर सके तो बरके खान हम पर एतमाद नहीं करेगा। कुंदुगदू कहते हैं, हमारा एतहाद खतरे में होगा और अर्तुगरुल का काम मुश्किल हो जाएगा, चाहे जो भी हो हम सोना वापस लेकर रहेंगे। ये तमाम बातें कुंदुगदू अरेको बुका के एक जख्मी सिपाही को सुनाता है। ये सब एक मंसूबा बंदी के तहत किया जाता है। दूसरी तरफ अरेको बुका तेजी से दौड़ रहा होता है और उसके पीछे अर्तुगरुल साहब दौड़ रहे होते हैं। इसके बाद अरेको बुका एक जगह जाके रुक जाता है और कहता है कि आ जाओ अर्तुगरुल। वो मुसलसल अर्तुगरुल को एक तरफ दौड़ा रहा होता है। दूसरी तरफ कुंदुगदू, तुर्गुत और सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अरेको बुका का वो जख्मी सिपाही उठकर खड़ा होता है और वहाँ से निकल जाता है। कुंदुगदू झाड़ियों में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं, अब ये काफिर घोंसले की तरफ जाएगा, हम इसका पीछा करेंगे, फिर हम अपना सोना वापस ले लेंगे। तुर्गुत कहते हैं, हम इनका घोंसला भी तबाह कर देंगे। इसके बाद वो जख्मी सिपाही खड़ा होकर घोड़े पे बैठता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। कुंदुगदू और सिपाही भी उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ
उमर कबीले में इल बिल्के कहती है, बताल साहब को कौन कौन सरदार देखना चाहता है। बताल साहब के हक में सिर्फ 2 सरदार हाथ खड़ा करते हैं। इल बिल्के ये मामला देखकर परेशान हो जाती है। इसके बाद इल बिल्के कहती है, ताशकीन साहब को कौन कौन सरदार देखना चाहता है। उसके हक में काफी सरदार हाथ खड़ा करते हैं, क्योंकि सिरमा खातून ने इन सब सरदारों को सोना बांट दिया होता है। ये मंजर देख के इल बिल्के परेशान हो जाती है। ताशकीन कहता है, उमर कबीले के सरदारान ने फैसला कर दिया, बाकी अब आप पर है इल बिल्के। इल बिल्के कहते कि जिरगा के मुताबिक उमर कबीले के नए सरदार ताशकीन साहब होंगे। ये फैसला हमारे कबीले के हक में बेहतर हो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल मुसलसल अरीको बुका का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद अरीको बुका एक जगह रुक कर कहता है, बस बहुत हुआ, अब हिसाब चुकाने का वक्त है, चाहे तुम जो भी कर लो। अर्तुगरुल कहते हैं, तुम मुझसे एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते, लेकिन मैं तुम्हारा खून बहाते हुए तुमसे सब कुछ सुनूंगा। अरीको बुका कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम यही मरोगे और तुम्हारा भाई कुंदुगदू वहाँ मरेगा। अर्तुगरुल कहते हैं, क्या मैंने इस बारे में नहीं सोचा? मैं यहाँ तुम्हारा जाल तोड़ूंगा और मेरा भाई वहाँ। मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हें बरके खान की मालूमात कौन भेजता है तो तुम समझ गए। अरीको बुका कहता है कि हलाकू खान जल्द ही अपनी फौज भेज देगा। मुझे पता है कि तुम बरके खान के पास जा रहे हो, लेकिन तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। अर्तुगरुल कहते हैं, जो मालूमात तुमने हलाकू खान को भेजी वो वहाँ नहीं पहुँचेगी। मेरे बहादुरों ने वो खत ले लिया होगा और चाहे तुम पहाड़ बन जाओ, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। दूसरी तरफ उमर कबीले में ताशकीन कहता है, हर चीज का जोड़ होता है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सरदार की तलवार दे दे इल बिल्के। इसके बाद इल बिल्के बेदिली से ताशकीन को वो तलवार देती है। दूसरी तरफ अरीको बुका के आदमी सोने से भरे संदूकों को मालगाड़ी से उतार रहे होते हैं। इतने में अरीको बुका का जख्मी सिपाही वहाँ पहुँचता है। कुंदुगदू तुर्गुत और सिपाही भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जख्मी सिपाही कहता है कि इसने जाल बिछाया और हमारे सारे आदमी मारे गए। वहाँ मौजूद सिपाही कहता है, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? जख्मी सिपाही कहता है, नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं आया। वो जख्मी सिपाही की पट्टी करने के लिए साइड पर लेकर जाता है। झाड़ियों में बैठे कुंदुगदू कहते हैं, वक्त आ गया जैसा तुमने कहा था तुर्गुत, अब ये घोंसला तबाह करने का वक्त है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहते हैं, बहुत हुआ अरीको बुका, अगर तुम न बोले तो मैं तुम्हारा मौत से भी बुरा हाल कर दूंगा। अब मुझे बताओ कि वो कौन जासूस है जो बरके खान की मालूमात भेजता है। अरीको बुका कहता है, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर वो डर देखूंगा जो तुमने सोचा था कि मेरे चेहरे पर होगा। इसके बाद वो जानवर की तरह धाड़ता है और उसके सिपाही अर्तुगरुल को घेर लेते हैं। अर्तुगरुल तन्हा होते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराते। अर्तुगरुल चारों तरफ देखते हैं। अरीको बुका कहता है, मैंने कहा था कि ये जगह तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी। तुम्हारी कब्र तैयार है अर्तुगरुल, अब तुम्हें दफनाने का वक्त है। और इस तरह यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ। अंदर दाखिल होते ही वो सारे घर में भाग भाग कर अपने नए घर को देख रही थी। खुशी से चेहरा खिल उठा था, जबकि आसिम साहब सोफे पर बैठे अपनी 9 साला बेटी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तहजीब, आसिम साहब की आवाज़ पर तहजीब जिस रफ्तार से कमरे में गई थी उस रफ्तार से पलट कर अपने बाप के पास आई थी। जी अब्बू। घर अच्छा लगा? आसिम साहब ने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठाते हुए पूछा। जी। जिसने उस पर पुरजोश में जोर जोर से सर अस्पात में हिलाया। अब्बू, क्या अम्मी? हाँ, तुम्हारी अम्मी और छोटी बहन भी हमारे साथ रहेंगी। आसिम साहब उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही बोल पड़े। अच्छा चलो, तुम्हारा कर्मा दिखाता हूँ, जब तक आराम कर लो, फिर शाम को तुम्हारी अम्मी और बहन को लेने चलेंगे। आसिम साहब कहते हुए उठकर उसके साथ लेकर कमरे की जानिब बढ़ गए। बिनिश, तुम मेरी बात समझ रही हो या नहीं? शुमाइला बेगम ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा। अम्मी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। आसिम को कहा था उसे बोर्डिंग भेज दें, लेकिन नहीं, अपनी बीवी की निशानी को हमारे सर पर बिठाकर जो नचाना है। पहले उस औरत ने मेरे शोहर को फंसाया। कितने तड़पती थी मैं आसिम के लिए, लेकिन वो उसकी आरज़ू दीवाने थे। मेरे साथ जो हल्क तलफी शुरू से हो रही है वो मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिनिश बेगम ने जहर खुंदा लहजे में कहा।
خیر اب ایسا کچھ مت کرنا، اس لڑکی کی وجہ سے ہی اس نے تم سے شادی کی ہے، مجبوری میں۔ وہ ابھی بھی اس وقت کو بھولے نہیں ہے، بنش بیگم اپنی ماں کے بات پر غصے سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب وہ نہیں ہے، صرف تم ہو اس کی بیوی۔ تہذیب 18 سال کی ہو جائے تو بیاہ دینا کسی دوسرے شہر تاکہ آنا جانا نہ ہونے کے برابر ہو۔ شمائلہ بیگم نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے کہا، ہاں اسے شادی کرے گا کون؟ تو نہ تو اپنی گوری ہے نہ ہی قد کاٹ ہے، ماشاءاللہ میری بچی کو دیکھیں، ابھی سے ہیرا لگتی ہے، بنش بیگم نے غصہ سے کہا۔ ابھی چھوٹی ہے، گوری نہ صحیح لیکن کالی بھی نہیں ہے، خوبصورت نئے نقشے ہیں۔ شمائلہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی تہذیب کی طرفداری کر گئی۔ بنش بیگم کی بات انہیں ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بنش بیگم کو اس جواب دیتی تعدیل دروازہ کھولتی اپنی ماں کی طرف آئی۔ بنش بیگم نے محبت سے اپنی 6 سالہ بیٹی کا ہاتھ تھاما، جو اپنے باپ کے آنے کا بتا کر ہاتھ چھڑواتی واپس بھاگ گئی۔ چلیں امی آ گئے ہیں یہ، بنش بیگم کہتی اٹھ کے کمرے سے نکل گئی۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے وہ 4 نفوس ناشتہ کرنے میں مشغول تھے جب کوئی سیڑھیوں سے اترتا تیزی سے نیچے آیا۔ گڈ مارننگ، ہاشم زور سے کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ہاشم بھائی آپ کو پتہ ہے ابو ہم تینوں بھائیوں کو امریکہ بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں ہم پھوپھو کے گھر پر رہیں گے۔ ہتبر نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے ہی پرجوش ہو کر بتایا، جس سے سن کر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا خوشی نہیں ہوئی سن کر؟ نگہت بیگم نے اپنے اکھر مزاج بیٹے کو دیکھ کر پوچھا، جس نے کندھے اچکا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ ابو میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں پڑھوں گا اپنے ملک میں، سنجیدگی سے کہتا۔ ہاشم نے آملیٹ کھانا شروع کر دیا۔ ہتبر اور حماد نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا، جبکہ وقاص صاحب نے اوکے کہہ کر دوبارہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ لیکن ابو ہاشم بھائی کو جانا چاہیے، آپ فوراً مان گئے؟ حماد نے اسے حیرت سے کہا۔ بیٹے یہ تم دونوں کا فیصلہ ہے امریکہ جانے کا، ورنہ یہاں بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہو، ہم نے بھی اپنے پاکستان میں ہی پڑھا ہے، اور ہاشم کا ایڈمیشن کے لیے چلیں گے، ابھی میرے امپورٹنٹ میٹنگ ہے، جلدی جانا ہے۔ اوکے وقاص صاحب کہتے اٹھ کر چلے گئے۔ ہاشم اوکے کہتا کندھے اچکا کر پلیٹ پیچھے کرتا اٹھ گیا۔ امی ہاشم بھائی پاگل ہے، حماد نے اس کے جاتے ہی کہا۔ حماد ایسے نہیں کہتے، نگہت بیگم نے ٹوکا۔ ہاں ہاں ہاشم بھائی نے اگر سن لیا تو اچھی خاصی مار پڑ جائے گی، ہتبر نے ہنستے ہوئے کہا۔ نگہت بیگم دونوں بیٹوں کو گھورتے ہوئے اٹھ گئی۔ میں پوچھتی ہوں کیا ضرورت تھی اتنے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کروانے کی، وہ کیسے امیر بچوں میں گھل مل سکے گی؟ بنش بیگم تہذیب کی ایڈمیشن کا سنتے ہی آپے سے باہر ہوتی عاصم صاحب کے سامنے جا کر چیختی ہوئی بولی۔ عاصم صاحب جو تہذیب و تعدیل کے ساتھ بیٹھے دونوں کا کورس دیکھ رہے تھے، ناگواری سے اپنی بیوی کو گھورنے لگے۔ تہذیب و تعدیل نے بھی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، جو جاہل عورتوں کی طرح اپنے شوہر سے لڑنے کے لیے کھڑی تھی۔ امی تہذیب آپ خاموش رہیں بیٹا، اور تم بنش بیگم جاؤ یہاں سے، آتا ہوں میں۔ عاصم صاحب تہذیب کو ٹوکا، غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولے، کیوں جاؤں میں؟ آپ کو نہیں پتا وہ بیچاری صحیح سے بات نہیں کر پاتی؟ بنش بیگم صاحب کو غصے سے دیکھتی ہی دھیمی پڑی۔ کیا بچگانہ بات ہے، مجھے ایک پڑھی لکھی عورت سے ایسی باتیں کی توقع نہیں تھی۔ تہذیب ایک ذہین بچی ہے، اس کا زبان سے ہکلانا کوئی ایسی بھی بڑی بات نہیں ہے جس کو لے کر تم اتنا چلا رہی ہو۔ عاصم صاحب غصے سے کہہ کر اٹھ کر کمرے سے نکل گئے، جبکہ بنش بیگم اندر ہی اندر سلگ کر رہ گئی۔ ہاشم بھائی ماموں لوگ آئے ہیں، حماد تیزی سے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے ہوئے اندر آیا۔ ہاشم اور ہتبر نے بیک وقت پلٹ کر دیکھا۔ ہاشم کو دیکھ کر حماد نے تیزی سے ایک قدم پیچھے لیا جو اس کے گھوڑے رہا تھا۔ حماد کان پکڑو اور سوری کرو، ہتبر نے بڑے بھائی کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے چھوٹے بھائی سے کہا، جس نے جھٹ سے اس کی بات سن کر عمل کیا۔ سوری ہاشم بھائی، حماد نے کان پکڑ کر معصومیت سے کہا، کوئی بات نہیں، تم دونوں چلو، آتا ہوں میں۔ ہاشم کو کہہ کر اپنے بیگ کی زپ بند کرتا ہوا باتھ روم چلا گیا۔ اوئے ارتضیٰ اور عائشہ آئے ہیں کیا؟ ہتبر ہاشم کے جاتے ہی رازداری سے پوچھنے لگا۔
عائشہ آئی ہے، مامی کہہ رہی تھی ارتضیٰ بھائی اپنے دوست کے گھر گئے ہوئے ہیں، برتھ ڈے پارٹی ہے۔ دونوں باتیں کرتے کرتے کمرے سے نکل گئے۔ اب کیسے پتا ارتضیٰ احمد واقعی دوست کی طرف گیا تھا یا صرف وہ نہ آنے کا بہانہ گھڑا تھا؟ ارتضیٰ تم اپنے کزنز کو پسند نہیں کرتے؟ شمائل نے ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھا کر سپ لیتے ہوئے ارتضیٰ سے کہا، جو ٹی وی پر ریسلنگ دیکھ رہا تھا۔ شمائل اس کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا پڑوسی بھی تھا۔ دونوں اس وقت ارتضیٰ کے کمرے میں تھے۔ ہاں نہیں کرتا، بلکہ میں پھپھو کی فیملی کو بھی پسند نہیں کرتا، اور ہاشم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، امیر اور خوبصورت ہونے کا گھمنڈ ہے۔ ارتضیٰ جلتے ہوئے بولا، تم دونوں تو ہم عمر ہو، مجھے لگا تمہاری اس سے اچھی دوستی ہوگی۔ میں نے اس دن دیکھا تھا اسے، ہمارے اسکول آیا تھا، دیکھنے میں بہت اچھا ہے، شمائل کہہ رہا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ ہمارے اسکول میں کیا کرنے آیا تھا؟ ایڈمیشن لینے، شمائل نے کندھے اچکا کر کہتے ہوئے کہا۔ خالی گلاس میں دوبارہ جوس بھرنے لگا۔ ہاں کیوں، وہ تو بڑے اسکول میں جا سکتا ہے، ضرور مجھے سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے اسکول میں آیا ہے، پر میں اسے دیکھ لوں گا۔ ارتضیٰ حسد کی آگ میں جلتا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے شمائل افسوس سے اپنے دوست کو زیادہ دیکھنے لگا۔ تہذیب تیار کھڑی اپنے سر پر اسکارف باندھ رہی تھی۔ چھوٹی سی عمر سے ہی اسے اب سر پر دوپٹہ لینے کا شوق تھا۔ تہذیب جلدی آؤ، وین آ جائے گی، بینش بیگم کہتی ہوئی اندر داخل ہوئی، لیکن تہذیب کو تیار دیکھ کر دوبارہ غصہ آنے لگا۔ بال بنا لیے؟ بینش بیگم نے آتے اس کا اسکارف کھینچا۔ امی بس بس سمجھ گئی، لیکن اسکارف کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بال کیسے بنائے ہیں؟ پیچھے گھومو، میں صحیح بناتی ہوں۔ بینش بیگم نے بدتمیزی سے اس کی بات کاٹ کر اس کے سلیقے سے بندھی چوٹیاں کو کھولنے لگی۔ تہذیب آنکھوں میں تیرتی نمی کو اندر اتارتی خاموشی سے کھڑی رہی۔ یکدم بینش بیگم نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لے کر 2-3 بار جھٹکا دیا۔ ہلکی سی چیخ تہذیب کے منہ سے نکلی، اف کتنے گندے بال ہیں تمہارے، خود بناؤ اور آ جاؤ، ورنہ وین آ گئی تو ناشتے کے بغیر جانا پڑ جائے گا۔ بینش بیگم اس کے گھنے خوبصورت بالوں کو چھوڑتی اس کے تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ تہذیب آنکھوں کو رگڑتی برش اٹھا کر دوبارہ اپنے بال باندھنے لگی۔ اب بھی اسکارف ہاتھ میں لے کر سوچ رہی تھی جب آندھی طوفان کی طرح تعدیل اندر آئی۔ آپ ہی یہ لیں ایپل اور دودھ۔ مضبوطی سے ٹرے کو پکڑ کر تعدیل اندر کو آ کر بولتی ٹرے کو ٹیبل پر رکھنے لگی۔ تہذیب اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تھینکس امی نے کہا۔ تہذیب جلدی سے اسکارف لپیٹ کر اس کے قریب آ کر دودھ اٹھا کر سپ لیتے ہوئے بولی، نہیں آپی، امی تو ابو کے پاس کمرے میں گئی ہیں، میں خود لے کر آ گئی۔ جلدی سے دونوں چیزیں فنش کریں۔ تعدیل اسے دیکھتے ہی بتا رہی تھی، جو گلاس کو گھور رہی تھی۔ تہذیب اپنے لیے بہن کی فکر دیکھ کر مسکرا دی۔ ارتضیٰ کو آتا دیکھ کر شمائل نے زور سے آواز دی، جو اپنے اور اس کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تہذیب کا مذاق بنا رہا تھا۔ ہائے ایوری ون، تم سب گراؤنڈ میں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو کلاس میں۔ ارتضیٰ کہتے ہی لبنہ کے ساتھ بیٹھا۔ لبنہ اسے پسند تھی، وہ ذہین ہونے کے ساتھ انتہائی حسین، اور ارتضیٰ احمد کو خوبصورت چیزیں ہمیشہ سے پسند تھی، چاہے وہ بے جان چیزیں ہی کیوں نہ ہو۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، جانتے ہو آج 2 نیو اسٹوڈنٹس آئے، ایک تو دیکھا نہیں ابھی، لیکن ایک لڑکی ہے جس کے گلے میں بریک فٹ ہوئی ہے، پورے نمونہ ہے، لبنہ نے مزے سے ہنستے ہوئے اسے بتایا۔ ہاں کیا سچ میں؟ چلو مجھے بھی ملواؤ۔ ارتضیٰ اشتیاق سے بولا، یار پڑھا کو کچھ بدھو سی سیدھے کلاس میں گئی ہے، جیسے ابھی بھی سب بڑھ کر ٹاپ کرے گی، ریحان نے ناک چڑھا کر بتایا، جب ٹیچر نے آ کر سب کو کلاس میں جانے کو کہا۔ چلو بریک میں دکھاتی ہوں تمہیں نمونہ۔ لبنہ اپنی پونی ٹیل کو کستی ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی کلاس کی طرف بڑھ گئی، جو ہنستے ہوئے کہتا اس کے ساتھ چل گیا۔ تہذیب کلاس میں داخل ہوتے بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھنے لگی، جب آگے کی ڈیسک سے ایک ڈیسک پیچھے ہاشم بیٹھا بیزار بیٹھا انگلیوں میں پین کو دبائے گھما رہا تھا۔ تہذیب چلتی ہوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی، جس نے اس کے
बैठने पर नागवारी से उसे देखा। क्या तुम दूसरे बेंच पर जाकर नहीं बैठ सकती? हाशिम ने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए उससे कहा। तहजीब ने उसकी बात सुनकर उसे देखा। क्यों? तहजीब ने हैरान होते हुए उससे कहा कि हाशिम का उस तरह कहना उसे समझ नहीं आया। क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं बैठता, हाशिम ने चबाकर कहा। अजीब बात है, स्टॉप इट। मैंने सिर्फ जगह बदलने के लिए कहा है, हकलाने की जरूरत नहीं है, अब उठो। हाशिम मुंह बनाकर कहता टीचर को जूता देकर उठकर खड़ा हुआ। तहजीब भी हड़बड़ा कर खड़ी हुई। टीचर सिट डाउन कहती ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ी। जब नजर हाशिम और तहजीब पर पड़ी। न्यू एडमिशन, टीचर ने सवाल अंदाज में पूछकर। यस मिस, हाशिम ने झट बोलवा दिया। ठीक है, प्री क्लास शुरू करने से पहले आप दोनों आकर अपना तारुफ करवाएं, टीचर का कहकर साइड पर खड़ी हो गई। हाशिम ने एक नजर से देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट के तासरात वो खुद भी देख सकता था। हाशिम सा झटकता उठकर सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरा नाम हाशिम वकास है। इतना कहकर हाशिम ने टीचर की तरफ देखा, जैसे जाने की इजाजत मांग रहा हो। और कुछ नहीं बताएंगे? टीचर ने मुस्कुराकर पूछा। हाशिम ने कंधे उचकाए। ओके, टेक ए सीट। टीचर उसे कहते तहजीब की तरफ मतवज्जा है, जो खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी। अपनी जगह से उठनी मजबूत कदमों से चलती खड़ी होकर एक नजर पूरी क्लास को देखा, जो उसे ही देख रही थी। मेरा नाम क्लास से किसी लड़की की आवाज गूंजी। तहजीब, जो घबराहट और उदासी में हकलाहट पर काबू नहीं पाती थी, चुप सी हो गई। पूरी क्लास में दबी दबी हंसी की आवाज गूंजी। साइलेंस, टीचर ने जोर से कहा, फिर तहजीब को देखकर मुस्कुराए। तहजीब हिम्मत करती फिर बोलना शुरू हुई। तत्तुबा, तहजीब ने इतना ही कहा जब किसी लड़की ने आवाज ही गूंजी और उस बार पूरी क्लास कहकर लगाकर हंसी, सिवाय टीचर उसके तहजीब को ही देख रहा था। क्या बदतमीजी है ये, टीचर ने गुस्से से कहते टेबल पर हाथ मारा। एकदम क्लास में खामोशी छाई। तहजीब ने होंठ भेजकर अपने आंसुओं को बहने से रोका और चलते हुए बोर्ड का मार्कर उठाकर कपकपाते हाथों से अपना नाम लिखने लगी। टी ही लिखा था जब किसी ने हाथ से मारकर खींचा। तहजीब ने डर कर बराबर में देखा, जहां स्पाट चेहरा लिए हाशिम खड़ा था। गूंगी हो, हाशिम इतना कहकर मारकर रख कर अपनी जगह पर जाने लगा, लेकिन जाते जाते लुबना और इर्तजा को घूरना नहीं भूला, जो जान कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। हाशिम के इस तरह देखने पर इर्तजा ने भी जवाबन घूरा। ब्रेक टाइम पर तहजीब बैठी अपना लंच बॉक्स निकाल कर लंच करने लगी। आसिम साहब ने शोर से बिनिश बेगम को सख्ती से ये हुक्म दिया था कि तभी किसी ने कैंटीन से कुछ नहीं लेनी, ना ही उसके पास पैसे होते थे। तहजीब खामोशी से सैंडविच खा रही थी जब हाशिम आकर अपनी जगह पर बैठा कैंटीन से लाया समोसा खाने लगा। ये नहीं खाओ, तहजीब ने उसे समोसा खाते देखा तो बेसाख्ता हकलाने के बावजूद बोल गई, लेकिन हाशिम उसे जवाब दिए बगैर समोसा खत्म करता उठकर क्लास से निकल गया। तहजीब का चेहरा सुर्ख हो गया। बदतमीज, तुम सब यहाँ हो, चलो। वो हकलन अकेली है क्लास में, रेहान ने जाजदारी और कुछ जोश में कहा। दफा करो सजीब सी, इत्तजा ने कहते लुबना के हाथ से समोसा लिया। है तो हम कौन सा रिश्ता लेकर जा रहे हैं, तंग करते हैं, रेहान ने कहते ही सबकी जाने में देखा। ठीक है चलो। इत्तजा ने हाशिम को जाता देखा तो झट खड़ा हो गया, लेकिन क्लास के दरवाजे पर रोक कर उन दोनों को देखने लगा। क्लास में वो दोनों ही थे। हाशिम अपने बैग से बुक निकाल कर बैठ गया, जबकि तहजीब उसे देखने लगी और यही चीज इर्तजा को जहर लगी। ऐसे क्या है हाशिम में जो सब उसके अखर मिजाज होने के बावजूद उसे देखते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं। चलो यहाँ से, इर्तजा गुस्से से अब करते उन्हें कहता था। इस तरह कदम उठाता ग्राउंड की तरफ जाने लगा। मजबूरन सबको भी उसके पीछे जाना पड़ा। शाम का वक्त था। तहजीब जो उसके स्कूल से आने के बाद सो रही थी, किसी की बेदर्दी से रजाई खींचने पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। ये कौन सा वक्त है सोने का, उठो और ये पैसे लो, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और स्नैक्स लाकर दो, नानी आई हुई है, चलो। फिनिश बेगम पैसे उसके हाथ में देती जाते जाते प्लेट पलटी, जो आंखों में नींद लिए अपनी माँ का हुक्म सुनकर आंखें मसलने लगी। सुनो, बाप को मत बताना कि भाई भेजा था तुम्हें, और पैसे गुम मत करना, जाओ मुफ्त खोर। आखिरी बात मुंह में ही हड़बड़ाई।
बिनिश बेगम के जाते ही तहजीब जमाई लेती हुई उठकर बाथरूम चली गई। हाशिम बेटा क्या हुआ? भाइयों के जाने से उदास हो बिनगत बेगम ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा, जो उनके बैठते ही अपनी माँ के गोद में सर रखकर लेट गया। हाँ थोड़ा, पर वो पढ़ने जा रहे हैं इसलिए उनके सामने रोइएगा मत, वरना वो दोनों जाएंगे नहीं। हमाद का पता नहीं, पर हदबर लाजमी मेरे स्कूल में एडमिशन लेगा। फिर आप जानती हैं क्या करेगा वो। हाँ हाँ, अच्छा नहीं रो रही अब तो। तुम उठो, जाओ, शाबाश, नहा लो, फिर जाना भी है। निगत बेगम हंस कर कहकर बोल गई, ठीक है, लेकिन आपको पता है आज मेरी किसी लड़की का भी पहला दिन था। हाशिम बताते हुए उठ खड़ा हुआ। हूँ तो दोस्ती हुई। निगत बेगम ने शरारत से उसे छेड़ा। जानती थी लड़कियों से वो दूर भागता था, तब भी उसे सड़ू मगरूर जाने क्या क्या कहते थे। अम्मी दोस्त नहीं है, लेकिन आपको पता है वो बहुत प्यारा बोलती है, जब बात करती है तो बहुत क्यूट लगती है। हाशिम की बात पर निगत बेगम स्लो मोशन में हाथ ले जाकर उसका माथा चूमने लगी। हाशिम ने अचंभे में अपनी माँ को देखा। क्या हुआ आपको बेटा, तबीयत ठीक है ना? निगत बेगम ने हाथ हटाकर उसे पूछा, जो उनकी बात पर आंखें छोटी करता उन्हें देखने लगा। आई एम फाइन अम्मी, और आप ऐसे एक्ट मत करें, हाशिम ने नाराजगी से कहा। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, हाशिम मौका गनीमत जानकर बाहर भाग गया। गेट से बाहर निकलते ही तहजीब ने गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा। डिफेंस का इलाका जहां सन्नाटों का राज होता है, कभी कोई गाड़ी या एक दो लोग चलते नजर आ जाते हैं। तहजीब सोच में पड़ गई। उसे तो यहाँ के रास्तों का भी इल्म नहीं था, लेकिन बेनिश बेगम के गुस्से के सोचते ही अल्लाह का नाम लेती चलने लगी। 10 मिनट से चलते वो बेकरी तलाश कर रही थी, लेकिन बंगलों के अलावा और कुछ था ही नहीं। तहजीब एकदम रुकी। मगरिब की अजान बुलंद हुई, साथ ही अंधेरा छाने लगा। तहजीब घबरा कर पीछे की तरफ भागे। से चक्कर में सामने से आती गाड़ी को न देख सकी। वकास साहब जो अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे, हमाद और हदबा को छोड़ने सामने आने से पर वक्त ब्रेक लगाई। ओ शिट, वकास साहब घबरा कर बाहर निकले, साथ ही सब भी गाड़ी से उतरे। हाशिम की नज़र जैसे ही तहजीब पर पड़ी, वो रोक कर उसे देखने लगा, जो दोनों हाथ कानों पर रखे बुरी तरह कांप रही थी। चेहरा आंसू से तर था। बेटा आप ठीक हो? वकास साहब उसके सामने दो जानवर बैठे परेशानी से बोले। तहजीब ने आवाज पर आंखें खोलकर अपने सामने लंबे चौड़े ग्रेसफुल शख्स को देखा। बताओ बेटी, निगत बेगम ने करीब आते पूछा। तहजीब पुरसुकून सांस लेती निगत बेगम को देखने लगी। जब हाशिम पर नजर पड़ी, मैं डर गई थी, तहजीब हकलाती हुई बोली। डरो मत, आओ, डांटेंगे नहीं, हदबर उसके सामने आकर बोला। उसे लगा शायद वो डर कर हकला रही है। नहीं, मैं वो अब्बू अब्बू वो हकलाती है, और तुम अकेले क्या कर रही हो यहाँ? उससे कब तहजीब अपनी बात मुकम्मल करती हाशिम अपने अब्बू को कहता उसे पूछने लगा। सबने हैरत से हाशिम की तरफ, जो संजीदगी से उसके जवाब को मुंतज़िर था। वो मैं बेकरी जा रही थी, तब तहजीब ममना कर कहती सर झुकाकर खड़ी हो गई। बेकरी, वो भी पैदल? वकास साहब ने हैरान होते हुए कहा। हैरान तो वो सब भी थे। हाँ, यहाँ पर बेकरी कहाँ है पागल? हदबर ने हंसकर बोला। हूँ बड़े है ना तुमसे? निगत बेगम ने टोका। वो 8-10 साल की क्यूट बच्ची इन्हें बहुत अच्छी लगी। बेटा अपना घर बताओ ताकि हम तुम्हें वहाँ छोड़ दें। यहाँ करीब कोई दुकान नहीं है, वकास साहब ने कहा। इतने में कोई गाड़ी आकर रुकी। ड्राइविंग सीट से तेजी से आसम साहब निकले। तहजीब को वो कपड़ों और स्कार्फ से पहचाने। तहजीब, आपकी आवाज़ सुनते ही तहजीब समेत सब ने आसिम साहब को देखा, जो परेशान से खड़े उसे देख रहे थे। अब्बू, तहजीब कहते ही आसिम साहब की तरफ लपकी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी घर से इतना दूर? अम्मी कहाँ है? तहजीब की समझ नहीं आया कि बताए या नहीं। जब वो वकास साहब ने बेकरी वाली बात बता दी, आसिम साहब होंठ बेच कर रह गए। आपका शुक्रिया, वरना जाने क्या चली जाती। दरअसल हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, आसिम साहब ने मुस्कुराते हुए बताया। वकास साहब सारे हिलाते मुस्कुराकर इन्हें अपने बेटों से मिलवाने लगे। तहसीब सर झुकाए खड़ी आने वाले वक्त का सोच रही थी। तहसीब इधर आकर अंकल का शुक्रिया करो। आसिम साहब की आवाज़ पर सोचो को झटकती अपने अब्बू के करीब आई। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, वकास साहब ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। अब्बू बिल्कुल चॉकलेट डॉल, हमान ने कहना जरूरी समझा, जिस पर हदबर ने घूरा। चॉकलेट नहीं, सिर्फ डॉल है।
स्टूपिड, उल्टा ही बोलते हो। अकबर की बात सुनते ही सब मुस्कुराए, सिवाय हाशिम के, जो संजीदगी से खरा उसको देख रहा था। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, वक़ार साहब ने मुसाफा करते हुए कहा। अल्लाह हाफिज, चलो तहजीब, आसिम साहब कहते गाड़ी की तरफ बढ़ गए। अब अब्बू, मैं खुद ही आ गई थी। घर के नज़दीक पहुंचती तहजीब ने हिम्मत करके आसिम साहब से कहा, जो होंठ बेचे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मेरी बेटी ने झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया? मैंने तो कभी अपनी बेटी को झूठ नहीं सिखाया, आसिम साहब ने ड्राइविंग करते हुए बोले। तहजीब ने अपने बाप की इस बात सुनते ही शर्मिंदगी से सर झुका लिया। कुछ ही देर में वो गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल हो रहे थे। नाश में ही बिनिश बेगम शुमाइला बेगम के साथ बैठी बातों में मशगूल थी। तादिल अपने बाप को देखते चाहकर सोफे से उठकर उनके करीब आई। बिनिश बेगम घबरा कर खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम आसिम बेटा, शुमाइला बेगम मसनूई मुस्कुराहट से बोली। बिनिश बेगम कमरे में आए, सर्द लहजे में कहते आसिम साहब अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अम्मी, अब क्या होगा? ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, जाने ये मकार लड़की कहाँ मिल गई इन्हें। बिनिश बेगम कहती तहजीब की तरफ बढ़ी, जो हैरत से अपनी माँ की जबान से अपने लिए ये अल्फाज सुन रही थी। बिनिश बेगम ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा। तहजीब कड़ा कर रह गई। जिस काम के लिए भेजा था वो करके नहीं आई, ऊपर से मेरे शोर को भड़का कर ले आई हो। रुक, तुझे तो रात को सबक सिखाते। बिनिश बेगम पुकार कर तिन फन करती कमरे की तरफ बढ़ गई। ये तो अब होना ही है महबूबा के औलाद के साथ, जो जुल्म कर दिया। आप ही लगता है अब उन्हें डांटा है। अम्मी को तब भी गुस्से में है। तादिल तहजीब को सरगोशी में आकर अपनी माँ की तरह देखकर सीधे ही होकर बैठ गई। तहजीब की नजरों में कल रात का मंजर घूमना शुरू हो गया, जब बिनिश बेगम ने उसके बाजू को गरम चिमटे से चिल्लाया था और फिर सख्ती से मुंह दबा दिया था ताकि उसकी आवाज़ कोई सुन न सके। ये लो लंच बॉक्स रखो बैग में। बिनिश बेगम लंच बॉक्स उसके सामने पटक तादिल के बाल बनाने लगी। तहजीब लंबी सांस लेती लंच बॉक्स बैग में रखने लगी। अम्मी, आपने नाश्ता नहीं किया? तादिल ने माँ से कहा, जो उसके बाल बांधकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। दूसरा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आती हूँ। जब तक लंच बॉक्स मेरे बैग में रखो हुआ मैं आने वाली है। बिनिश बेगम जवाब देती चली गई। तहजीब आंखें रगड़ती बैग की जिप बंद करती लॉन्च से निकल गई। फिलहाल उसका तादिल से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था, जबकि तादिल को अपनी माँ का रवैया अच्छा नहीं लगा था। तहजीब बैरूनी गेट से अंदर दाखिल होती अपनी क्लास की तरफ जाने लगी, जब किसी ने उसका नाम पुकारा। तहजीब ने एकदम रोक कर हैर से पलट कर देखा। जहाँ इंतज़ा दोस्ताना मुस्कुराहट लिए खड़ा उसके मतवज्जा होते उसका मुकाबिल आया। हाय, अभी आई। तहजीब उसके सवाल पर उसे देखने लगी। तजा को हंसी आने लगी। कार्टून हकलन तजा सोचता उसके जवाब का इंतजार करने लगा। जी। तहजीब ने सर झटक कर उसे जवाब दिया। ओ, मेरा नाम इर्तजा अहमद है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? इर्तजा ने अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। तहजीब उसके हाथ को देखने लगी, फिर झिझक कर अपना हाथ आगे करती उसे मिलाया। मेरा नाम तहजीब आसिम, तहजीब ने हकलाकर कहा। ओह गॉड, मैं तुम्हारे ही क्लास में हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी? तजा ने हाथ छोड़ते हुए अपने हाथ पीछे करके पैंट से साफ साफ किए। चलो फिर क्लास में, मैं अपने दूसरे फ्रेंड से मिलवाता हूँ। इर्तजा कहता उसे अपने साथ क्लास की तरफ बढ़ गया। तहजीब ने अपने डेस्क पर आकर बैग रखा, फिर नजर उठाकर साथ खाली जगह देखकर जहाँ हाशिम बैठा था। तहजीब, आओ हमारे साथ बैठो। इर्तजा ने लुबना का इशारा किया, जो मुस्कुराहट दबाने जोर से उसे बोली। नहीं, मैं या अरे आ जाओ ना। रेहान उसकी बात काटता उसके करीब आया, बैग उठाकर जाने लगा, जब हाशिम अंदर आते हुए किसी को भी देखे बिना बैग को डेस्क पर रखकर बैठ गया। मेरा बैग, तहजीब ने बोलते रिहा से बैग लिया, जो खामोशी से उसे देता अपनी जगह पर चला गया। तजा ने खा जाने वाली नजरों से दोनों को देखा। उसका बस नहीं चलता था हाशिम से उसका सब कुछ छीन ले।
तहजीब जो हाशिम के साथ ही बैठी थी बार बार आकर नखियों से उसे देखे जा रही थी, जो पूरी तवज्जो से अपने काम में मगन था। तुम नाराज हो? तहजीब ने उसे देखते हुए हल्की आवाज में पूछा, जिसने हाथ वर्क कर उसे देखा, फिर दोबारा सफ़े पर कलम घसीटने लगा। तहजीब का चेहरा उतर गया। वो उससे दोस्ती करना चाह रही थी ताकि वो उसके हेल्प कर दिया करे और शायद वो उसके साथ कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि जब उसने स्कूल आना शुरू किया था तब से अब तक हाशिम ना उस पर हंसा था, ना उससे उसके हकलाने पर मजाक उड़ाया था। इर्तिजा जो काम करने के बजाय दोनों को ही देख रहा था, अपने पीछे काशिफ को आहिस्ता से कुछ कहता फिर सीधा होकर बैठ गया। काशिफ शैतानी मुस्कुराहट लिए अपनी जगह से उठा। टीचर, यस, उर्दू की टीचर जो काफी स्ट्रिक्ट थी, अपने चश्मे को थोड़ा नीचे करके काशिफ का देखने लगी। वो टीचर तहजीब बातें कर रही है कब से? काशिफ थोड़ा घबरा के बोला। तहजीब ने हैरत से पीछे उस लड़की को देखा जो टीचर की तरफ मुतवज्जा था। स्टैंडर्ड टीचर ने मार्कर रख कर जोर से कहा। इन्हें पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स का बातें करना बहुत नागवार गुजरता था। तहजीब घबराहट करके खड़ी हुई। क्या बातें कर रही थी अदा? मुझे भी बताओ, टीचर ने कड़क लहजे में पूछा। हाशिम ने पलट कर पीछे देखा, जहाँ इर्तिजा और उसके सब दोस्त मुस्कुरा रहे थे। फिर उसे देखा जो रोने वाली हो गई थी। टीचर वो पेन मांग रही थी। हाशिम खड़ा होते पीछे से बोला, अच्छा लाओ अपना पेन दिखाओ मुझे, उसे में कौन सी खराबी हो गई है या सिर्फ दोनों अभी बहाना बना रहे हैं? टीचर ने कहते दोनों को घूरा, फिर खुद ही उसका किताब पे पेन रखा, पेन चेक करने लगी। अब बताओगे तहजीब आसिम, ऐसे क्या खराबी थी पेन में? तुम लोग पढ़ने आते हो या बातें करने? टीटी शट्टा बेग तो हकलाती हो, लेकिन फिर भी जबान बंद नहीं होती। पता नहीं तुम जैसी बच्चों को एडमिशन कौन देता है? मिस शफक उसे कब वो कुछ कहती। मिस फातिमा के आवाज पर पलटी, जो क्लास की टीचर थी। मिस फातिमा तहजीब की करीब आकर उसके सर पर हाथ बैठ जाओ। मिस फातिमा के कहने पर सामने खड़ी टीचर को देखा, जो खुद भी घबरा गई थी, क्योंकि मिस फातिमा उनसे बड़ी थी और पुरानी भी। मैं क्या कह रही हूँ आपको? मिस फातिमा ने अपना अब रोब से कहा। तहजीब फौरन बैठ गई। चले, मुझे बात करनी है आपसे, मिस फातिमा स्पाट लहजे में कहती क्लास से बाहर निकल गई। टीचर वो बच्ची क्लास में बातें कर रही थी और बाद में झूठ बोल रही थी। मैं आपसे इस मामले में कोई सवाल नहीं कर रही। आप उस्ताद होने से पहले इंसान हैं। इंसानियत ये नहीं कि अपने उस्ताद होने का गलत फायदा उठाए। बच्ची का हकलाना उसकी जहनियत को जंग आलूद नहीं कर रही, और मुझे लगता है इस बात का अंदाजा आपको बखूबी होगा। आपने उसकी राइटिंग और टेस्ट देखे हैं। बोलने में वक्त लगता है उसे, क्योंकि वह घबरा कर अपने बोलने पर काबू नहीं पाती। मिस शफक, जितना वो आपसे घबराए और डर गए, वो कभी आपके सामने बात नहीं कर सकेगी, और आपको ये जेब नहीं देता कि उस्ताद होकर आप जाहिलों वाली बातें करें। मिस शफक, आपने खुद ये मौका फराहम किया है स्टूडेंट्स को कि वो उसका मजाक बनाए। अफसोस हुआ मुझे आपकी बातें सुनकर। आपसे इस तरह की उम्मीद हरगिज नहीं थी। अब आप जा सकती हैं, स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। मिस फातिमा एक ही सांस में बोलती आगे बढ़ गई, जबकि मिस शफक हॉर्न भेजकर रह गई। लंच ब्रेक में तहजीब ने जैसे ही लंच बॉक्स खोला, खाली डब्बा देखकर उसकी आंखें डबडबा गई। शायद अम्मी भूल गई। खुद को झूठी तसल्ली देकर तहजीब ने बॉक्स को बैग में डाला, ग्राउंड की तरफ चलने लगी। ओए हकली आ रही है, आओ तंग करते हैं, रेहान कहता। काशिफ और लुबना के साथ चलता उसके करीब आकर रुका। कहाँ जा रही हो? रेहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। कहीं नहीं। तहजीब पिलर के पास खड़ी अचानक नाजिल होने वाली आफत को देखने लगी। तहजीब को उन सब दोस्तों से उलझन होती थी। ओ अच्छा, वैसे तुम तो हमसे दोस्ती क्यों नहीं कर रही? हाशिर ने मना किया है। लुबना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आंखें टपटपा कर पूछा। नहीं। तहजीब ने मासूम से सर को नफी में हिलाते हुए कहा। जब इर्तिजा को देखता, शुमाइल और अलीना के साथ उनके करीब आ गया। तहजीब उन सबको साथ देकर घबरा रही थी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली देखकर उसे अपना आप बेकार लग रहा था, जैसे वो कोई नमूना हो। सब थे घेरे खड़े थे। तहजीब, हम तो दोस्त हैं ना, अगर कोई तंग करे तो हमें बताना हो। इर्तिजा ने मसनूई मुस्कुराहट से उसे कहा।
थैंक्स, तुम सब बहुत अच्छे हो। तहजीब उसकी बात सुनते ही खुश हो गए, बोली। उसकी बात पर सबने मुस्कुराती नजरों का तबादला किया। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए इतनी जल्दी? निगहत बेगम और भी कुछ कहने वाली थी, लेकिन हाशिम को देखता जैसे जबान खुद ब खुद तालू से चिपक गई। हाशिम की शर्ट पर हल्के खून के धब्बे देखकर निगहत बेगम ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। क्या हुआ हाशिम बेटा, ये खून कहाँ से चोट लगी है? निगहत बेगम उसके करीब आए, छोटे हुए पहुंच रही थी, जो नजर झुकाए खड़ा था। कुछ नहीं हुआ मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा। मेरा बेटा स्कूल में मार धार कर रहा था। क्या इसको सिखाने के लिए भेजा है तुम्हें? अगर कुछ हो जाता तो शुक्र करो स्कूल से नहीं निकाला, लेकिन मैं वार्न कर रहा हूँ। हाशिम, कान खोल कर सुन लो, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं हुई तो मैं खुद तुम्हें अमेरिका भेज दूंगा। वकास साहब हैरान और कुछ गुस्से में कहते अपने कमरे की तरफ भर गए, जबकि हाशिम बिल्कुल पुरसुकून था। हमें भूख लग रही है, खाने को मिलेगा? हाशिम ने निगहत बेगम के हाथ पकड़ कर पूछा। हाशिम, तुम किससे लड़ कर आ रहे हो बेटा? तुम कभी किसी से झगड़ा नहीं करती। निगहत बेगम उसकी बात नजरअंदाज करते उसे बोली। गुस्से का तेज जोर था, लेकिन अपने गुस्से पर काबू पाना वो खूब ही जानता था।